हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? सो फाइनली हम लोग संज्ञा और सर्वनाम पढ़ लिए हैं। और आज हम देखेंगे क्रिया, है ना? क्या देखेंगे हम लोग आज? क्रिया। तो क्रिया शुरुआत करने से पहले, काफी हवा चल रहा है, तो क्रिया शुरुआत करने से पहले आपको हम बता दें क्रिया क्या है। पहले आप बताओ, क्रिया किसको कहते हैं? सर, क्रिया का मतलब होता है काम करना। बिल्कुल सही, क्रिया का मतलब होता है काम करना। चलिए इसका हम डिफिनेशन पहले देख लेते हैं क्या है। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है? आप जो कुछ भी अपनी खुली आंखों से देख रहे हो, वो सब क्रिया है। ठीक है? कैसे? जैसे कि आप देख रहे हो कि आप बैठे हो, तो आप बैठे हो, तो आप बैठने का क्रिया कर रहे हो। आप पढ़ रहे हो, पढ़ने का क्रिया हो रहा है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने का क्रिया हो रहा है। वीडियो चल रहा है, तो वीडियो चलने का क्रिया हो रहा है। इधर कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता को भौंकने का क्रिया हो रहा है। बारिश हो रही है, तो वो भी क्रिया। पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सब क्रिया है। जैसे एग्जाम्पल, सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, ऋषि स्कूल जा रहा है, शिवाजी बहुत वीर थे, है ना? तो ये सब जो भी है, सब क्रिया है। ठीक? चलिए, आप तो समझ गए क्रिया किसे कहते हैं, है ना? कोई भी शब्द, कोई भी शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक? ठीक है। दूसरे शब्दों में हम देखें तो जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। राइट? राइट सर, यहां तक तो बिल्कुल सही है। चलिए, व्याकरण में कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूरा नहीं होता है। व्याकरण में कोई भी वाक्य, व्याकरण में कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूरा नहीं होता। क्रिया व्याकरण का एक विकारी शब्द होता है। इसका रूप लिंग वचन के पुरुष के कारण से बदलता है। जैसे कि कुत्ता भौंक रहा है मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक में, है ना? कैसे ही कुत्ता भौंक रहा है, तो अब भौंकने का क्रिया कर रहा है। ठीक? चलिए, अब हम देखते हैं धातु। जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है, उसे धातु कहते हैं। ठीक? जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है, उसे धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। जैसे खा, तो खा में ना जोड़ दिए, खाना हो गया। दौड़, दौड़ में ना जोड़ दिए, दौड़ना हो गया। पिट, पिट में ना जोड़ दिए, पिटना हो गया। तो धातु किसे कहते हैं? धातु एक, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है, उसे धातु कहते हैं। ठीक? अब जैसे कि हो गया ये हमारा खा, है ना? तो ये हो गया हमारा धातु, है ना? और धातु में अगर हम ना जोड़ दें, धातु में अगर हम ना जोड़ दें, तो उसे क्रिया बनाया जाता है। जैसे खा में ना जोड़ दिए, तो खाना हो गया। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे खा में ना जोड़े, खाना हो गया। पढ़ में ना जोड़ दिए, पढ़ना हो गया। लिख में ना जोड़ दिए, लिखना हो गया। और ये जो हमारा है, इसको कहेंगे हम क्या? धातु, है ना? ये क्या हो गया हमारा? धातु। और धातु में अगर ना जोड़ दिए, ना जोड़ दिए, तो ये बन गया हमारा क्या? क्रिया। खाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। खाना खाने का क्रिया हो रहा है, क्रिया मतलब काम हो रहा है। पढ़ में ना जोड़ दिए, पढ़ना हो गया। लिख में ना जोड़ दिए, लिखना हो गया। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, नो दिक्कत। अब हम देखेंगे धातु के भेद। ठीक? धातु के कितने भेद होते हैं? धातु के दो भेद होते हैं। एक होता है मूल धातु और एक यौगिक धातु। मूल धातु, यौगिक धातु। अब हम मूल धातु किसे कहते हैं सर? मूल धातु आपको बताते हैं किसे कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मूल धातु जो है वह स्वतंत्र होती है, वह किसी में लग कर या जुट कर नहीं बनती है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया यहाँ पर खा, तो खा जो है वह स्वतंत्र है, क्योंकि यह इसमें कुछ जोड़ के नहीं बनाया गया है। तो इसी इसी को हम कहेंगे मूल धातु।
और यदि इसी को हम अगर ना जोड़ दें तो वह क्रिया बन जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मूल धातु, यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। उदाहरण जा, खा, पी, रह इत्यादि, है ना। अगर इसी में हम जोड़ दिए, जा में जोड़ दिए ना, जाना हो गया। खा में जोड़ दिए ना, खाना हो गया। पी में जोड़ दिए ना, पीना हो गया। रह में जोड़ दिए ना, रहना हो गया। ठीक, मूल धातु समझ गए क्या होता है। मूल धातु स्वतंत्र होता है, वह किसी पर निर्भर नहीं होता। उदाहरण है जा, खा, पी, रह, कुछ भी बोल सकते हो। दौड़, हंस, पिट, रो, है ना, उसे कहते हैं हम लोग मूल धातु। अब देखते हैं हम लोग यौगिक धातु किसे कहते हैं। ठीक, चलिए। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। यौगिक धातु में मूल धातु में प्रत्यय लगकर, मूल धातु कौन सा था ना, सॉरी, मूल धातु कौन सा था जा, खा, पी, हंस, ये था हमारा मूल धातु। और इसी में प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय मतलब हम लोग जो ये लास्ट में जो लगा रहे थे, ये जो हम लोग लगा रहे थे ना, 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 पढ़ में ना, लिख में ना लगाए, इसे कहते हैं हम लोग क्या, प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, वो भी हम बता देंगे। ओके, फिलहाल यहाँ पर प्रत्यय ये हो जाएगा हमारा ना, जो हम लोग अंतिम में जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए। यौगिक धातु में मूल शब्द में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जैसे 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 देखिए उदाहरण, उठाना, और यहाँ पर उठ हो जाएगा, उठा हो जाएगा, तो उठा में ना लगा दिए, प्रत्यय जोड़ दिए तो उठाना हो गया। उठवा हो गया, उठवा, उठवा में ना जोड़ दिए, उठवाना हो गया। दिला, दिला में ना जोड़ दिए, दिलाना हो गया। दिलवाना, है ना, कराना, करवाना, रोना, धोना, चलना, फिरना, खेलना, कूदना इत्यादि। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। मूल धातु हम लोग देख लिए, अब यौगिक धातु देख लिए। ठीक है, यौगिक धातु, मूल धातु देख लिए। ठीक, धातु के भेद दो होते हैं, यौगिक और मूल धातु। और यौगिक धातु के तीन प्रकार होती है। ठीक है, यौगिक धातु के तीन प्रकार होती है। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्रिया किसे कहते हैं, तो किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। उसके बाद हम देखे कि धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं हम लोग देखे, तो धातु वो जो स्वतंत्र होती है ना। अब धातु के दो भेद होते हैं, यौगिक क्रिया और मूल क्रिया, है ना। यौगिक धातु और मूल धातु, मूल धातु किसे कहते हैं जो स्वतंत्र होती है, और यौगिक धातु किसे कहते हैं जिसमें प्रत्यय लगा, जो मूल धातु में प्रत्यय लगकर बन जाए उसे हम यौगिक धातु कहते हैं। अब यौगिक धातु तीन प्रकार की होती है। कौन सा, यौगिक धातु तीन प्रकार की होती है, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। ठीक बच्चों, ध्यान से देखना, लास्ट में आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। हम लोग देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर प्रेरणा, है ना। प्रेरणा का मतलब क्या हो गया, किसी को प्रेरित करना, किसी को बताना, किसी से करवाना, है ना, किसी के बारे में बोलना कि ये वो है, ये ऐसा है, वैसा, किसी को प्रेरणा देना, है ना। तो उसी को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ये तो आप लोग समझ गए कि किसी और से बोलना, है ना। अब देखते हैं हम लोग इसका डिफिनेशन। जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणा, प्रेरणा मतलब दूसरे से बोलना, करवाना, प्रेरणा देना, है ना, प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे हम किसी से, हम मान लो हम किसी को पीटना चाहते हैं तो हम खुद नहीं पीटेंगे, दूसरे से पिटवाएंगे, तो हम लोग पिटवाना हो जाएगा, है ना, दूसरे से करवाना। बोलना को हो जाएगा बुलवाना, पढ़ना से पढ़वाना, खाना से खिलवाना इत्यादि। ठीक है, चलिए, प्रेरणार्थक क्रिया ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। हालांकि बहुत क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत बहुत एक या तो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। मूल धातु, मूल धातु से हम लोग बनाएंगे क्या, प्रेरणार्थक धातु, है ना। अब मूल धातु क्या हो गया हमारा, ये उठ, है ना। उठ में प्रत्यय जोड़ दिए तो हो जाएगा क्या, उठना,
है ना। अब प्रेरणार्थक क्रिया हम लोग क्या बोलेंगे, किसी और से करवाना, स्वयं ना करना, किसी और से करवाना तो उठवाना, है ना। यहाँ पे है देना तो दिलाना, तो प्रेरणार्थक हो जाएगा दिलवाना। जैसे कि यहाँ पे सो मूल धातु, ये प्रत्यय लगा दिए तो सुलाना, है ना। अब ये हो जाएगा हमारा क्या, सुलवाना, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा हंस, तो हंस में हम लोग ना जोड़ दिए तो हो जाएगा हंसना, और वही प्रेरणार्थक बनाना है तो हंसवाना, मतलब किसी दूसरे से करवाना, खुद ना करना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग यौगिक क्रिया। ठीक, यौगिक क्रिया के 3 प्रकार थे, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। तो वही यौगिक क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग क्रिया बनती है। यौगिक क्रिया जो है दो या दो से अधिक, एक सिंगल नहीं, दो या दो से अधिक धातु के संयोग क्रिया बनती है। उदाहरण से समझिएगा, जैसे कि रोना धोना, चलना फिरना, खा लेना उठ बैठना, खेलना कूदना। ये इसमें कोई एक धातु नहीं है। इसमें पहले हम लोग जो देखे थे उसमें प्रेरणार्थक में, उसमें एक धातु था, जैसे कि रो था, तो रो से हम लोग क्या कर दिए, रोना, तो रोवाना, है ना। इसमें दो है, रो प्लस ना, रोना, दो प्लस ना, धोना, तो इसमें रोना धोना, है ना। ये हो जाएगा हमारा यौगिक क्रिया। चलना, एक और, फिरना, चलना फिरना, खा लेना उठ बैठना, खेलना कूदना, है ना। ये हो जाएगा हमारा यौगिक क्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक धातु के संयोग क्रिया बनती है, दो या दो से अधिक। ठीक है, चलिए अगला तीसरा है हमारा नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, जैसे कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु के नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना बच्चों अच्छे से। नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु के नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे गरियाना, है ना। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, ध्यान दीजिएगा ये वाला, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाले धातु के नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे गरियाना, लतियाना, बतियाना, गरमाना, चिकनाना, ठंडाना, जिसमें आना शब्द जुड़ जाए, जिसमें आना शब्द जुड़ जाए, है ना, जिसमें आना शब्द जुड़ जाए वह नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे गाली से गरियाना, इसमें आना जुट गया, लात से लतियाना, आना शब्द जुट गया, है ना। चिकना से चिकनाना, आना शब्द जुट गया, ठंड से ठंडाना, आना शब्द जुट रहा है। ये सभी में आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसे कहेंगे हम लोग नाम धातु क्रिया। ठीक, जिसमें आना शब्द जुट जाए वो नाम धातु क्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक धातु अगर मिलकर बने तो यौगिक क्रिया, और जिसमें प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें खुद ना करके किसी दूसरे से करवाना, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। चलिए अगला, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है। इसमें कैसा सवाल पूछा जाएगा मैं आपको वही बता दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। इतना देख करके घबरा मत जाना कि सर इसके तो इतने पार्ट हैं, फिर इसके भी 2 पार्ट हैं, फिर इसके भी 2 पार्ट हैं, कैसे समझेंगे। देखिए, आप लोगों से इस चैप्टर से ज्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछा जाता है। एक सवाल पूछा जाएगा आपको ये कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, 1 2 3 4 5, मार देना 2, है ना, 2 मार देना, हो जाएगा। ठीक है, बस ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा, 1 या 2 सवाल पूछा जाएगा। अगर आप उसमें भी कंफ्यूज कर जाओगे तो स्किप कर देना, 100 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलिए, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया 2 प्रकार की होती है, रूढ़ क्रिया, यौगिक क्रिया। रूढ़ क्रिया, यौगिक क्रिया। अब हम इसे देखेंगे कि रूढ़ क्रिया किसे कहते हैं। रूढ़ क्रिया, जिस क्रिया की रचना धातु से होती है, जिस क्रिया की रचना धातु से होती है, किस क्रिया की रचना, जिस क्रिया की रचना धातु से होती है उसे रूढ़ क्रिया कहते हैं। जैसे लिख ना, तो लिखना, पढ़ ना, पढ़ना, मतलब जितना भी यहाँ पे पाठ है सब एक दूसरे से मिलता जुलता ही है, इसलिए बच्चे साहब काफी सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना। खाना, खाना, पीना, पीना,
अब देखेंगे हम लोग यौगिक क्रिया। जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे आते जाते रहना, पढ़वाना, बताना, बढ़ाना इत्यादि। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में अगर नहीं आएगा तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जितना बता रहा हूं उतना पढ़ लीजिए बस, केवल ध्यान देकर। ठीक है, मैं आपको एग्जाम में जहां सवाल पूछा जाएगा वहां पे मैं आपको खुद ही बता दूंगा कि ये ध्यान दे दीजिएगा इसको अच्छे से, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मैंने आपको पिछले बताया था अभी थोड़ी देर पहले, योगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, परिणार्थक क्रिया, इसको अच्छे से समझ लेना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट। कर्म जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। कौन कौन सा? अकर्मक और सकर्मक। काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जानते होंगे कितने भेद होते हैं और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? लास्ट में आपको हम एक ट्रिक भी देंगे याद करने का और बनाने का क्वेश्चन। ठीक है, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जैसे राकेश रोता है ना, राम खेलता है। राकेश रोता है, राम खेलता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अकर्मक क्रिया। इसमें कर्ता पर ही पड़ रहा है। कौन रोता है? तो राकेश। तो राकेश क्या है? राकेश करता है, मतलब कर्म करने वाला, है ना। जैसे कि खेलता है, तो कौन खेलता है? तो राम खेलता है। तो इसमें कर्ता पर ही पड़ रहा है ना कि राम खेलता है। जैसे कि रोता है, तो कौन रोता है? तो राकेश रोता है। तो इसमें क्रिया कर्ता पर ही पड़ रहा है, इसे कहते हैं हम लोग अकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे सांप रेंगता है, तो क्रिया किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। बस चलती है, किस पर पड़ रहा है? बस पर, क्योंकि बस के बारे में बोल रहा है ना, है ना। बस के बारे में बोल रहा है, किस पे असर पड़ रहा है? बस पे असर पड़ रहा है। अब देखेंगे हम लोग सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसमें अकर्मक में पड़ रहा था कर्ता पे, है ना, कर्ता पे असर पड़ रहा था। सकर्मक में कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। जैसे मैं लेख लिखता हूं। क्या लिखता हूं? लेख लिखता हूं। तो इसमें किस पर जोर पड़ रहा है? लिखता पर। क्या लिखता हूं? तो लेख लिखता हूं, है ना। इसमें कर्ता पे तो नहीं ना पड़ रहा है, इसमें क्रिया पर पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? क्रिया पर, है ना। कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़े। कर्म कौन कर रहा है? कर्म क्या कर रहा है? मतलब लेख लिखने का कर्म कर रहा है ना। जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे, तो लेख लिखने का कर्म कर रहा है, तो ये कर्म पर पड़ेगा क्रिया। जैसे लिखता, क्या लिखता? तो लेख लिखता है। सुरेश मिठाई खाता है ना। सुरेश मिठाई खाता है। क्या खाता है? मिठाई। मीरा फल खाती है। भंवरा फूलों का रस पीता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सकर्मक क्रिया जो कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़े। ठीक, अब पहचान कर रहे आपको हम बता देते हैं कि इसको हम कैसे पहचानेंगे सर। देखिए, क्रिया के साथ क्या लगाकर सवाल बनाना, उत्तर मिल जाए तो सकर्मक, उत्तर ना मिले तो अकर्मक। क्रिया के साथ क्या लगाकर सवाल बनाना, उत्तर मिल जाए तो सकर्मक, उत्तर ना मिले तो अकर्मक। चलिए, सकर्मक किसे कहते हैं अभी प्रूफ हो जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें, सकर्मक क्रिया, उत्तर मिल जाए तो सकर्मक, उत्तर ना मिले तो अकर्मक। क्या लगाकर प्रश्न करना है? किस पे? क्रिया पे। क्रिया पे, लिखता पे। जैसे कि क्रिया यहाँ पे क्या हो रहा है? लिख रहा, लिखने का क्रिया हो रहा है ना, लिखने का कार्य हो रहा है। तो इस पर हम क्या लगाकर सवाल बनाएंगे? अगर बन गया तो समझना ये सकर्मक है, उत्तर ना मिले तो अकर्मक। जैसे कि मैं लेख लिखता हूं, लिखता हूं, क्या लिखता हूं, सवाल लगाए ना हम लोग, ये है हमारा क्रिया, है ना बच्चों। तो इस पे हम क्या सवाल लगाएंगे अपने मन से? जैसे कि मैं लेख लिखता हूं, है ना, तो लिखता पर हम लगाएंगे क्या, अपने मन से बोलेंगे क्या लिखता हूं, तो उत्तर मिल रहा है ना हम लोग को कि लेख लिखता हूं।
मैं एक लेख लिखता हूं, तो उत्तर मिल गया, लेख लिखता हूं, है ना। तो उत्तर मिल जाए तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। जैसे कि मैं, जैसे कि राहुल दूध पीता है ना। तो पीता है तो पीने का कार्य कर रहा है, पीने का कार्य कर रहा है ना। पीता है, क्या पीता है, तो दूध पीता है। तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया का हम एग्जाम्पल देखिए। राकेश रोता है ना। क्या, अब हम लगाएंगे रोता है, तो वो रोने का काम में कर रहा है। तो क्या रोता है, इसमें कोई आंसर आपको मिल रहा है? नहीं सर, इसमें हमको कोई आंसर नहीं मिल रहा है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। क्या रोता है, रोने का क्या है मतलब, रोता है, क्या रोता है ना। इसमें कोई जवाब नहीं मिल रहा। राम खेलता है, खेलता है क्या, खेल खेलता है, तो खेल में क्या खेलता है, उसमें कुछ पता नहीं चल रहा, बस बोल रहा है राम खेलता है ना। वैसे ही यहाँ पर है मीरा फल खाती है, मीरा फल खाती है, क्या खाती है, तो मीरा फल खाती है ना। भंवरा फूलों का रस पीता है, क्या पीता है, उत्तर मिल रहा है हमको, भंवरा फूलों का रस पीता है। तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, बस ये हो जाएगा हमारा, हमारा हो गया ये खत्म चैप्टर क्रिया। और अगर आपको समझने में किसी भी चीज में अगर दिक्कत आ रही है तो प्लीज 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 कमेंट करके हमसे सवाल पूछ लीजिए बच्चों। हालांकि ये जो क्रिया जो चैप्टर है, अब लास्ट बात आपको बता देता हूँ। हालांकि क्रिया जो चैप्टर है, इससे बहुत 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 एक या तो दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हिंदी के ऑब्जेक्टिव में। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, उसके भेद लिखे, फलान ढिमका जो भी है सब लिखे, वो नहीं पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछा जाएगा। या तो आपको कुछ सेंटेंस दे दिया जाएगा, आपको बताना होगा कि ये कौन सा क्रिया है ना। मूल धातु क्रिया है, यौगिक क्रिया है, कि रूढ़ क्रिया है, ऐसे आपको पूछा जाएगा। बस एक या तो दो सवाल, ठीक है, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, और अच्छे से पढ़ के जाइए। और जितना भी आपका हिंदी ग्रामर है वो सारे के सारे पढ़ लीजिए, क्योंकि हिंदी ग्रामर से पूरे 60 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने हिंदी ग्रामर पढ़ लिए तो पूरे 50 में से 50 आपके। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और पढ़ते रहिए और मचाते रहिए बोर्ड में, है ना। बाय।